बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक है, बेहतरीन। चले हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर हमारे पास है 2। लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और आज का जो हमारा काम है वो हम करेंगे इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 2.17 की, ठीक है। और साथ में फिर एग्जाम्पल नंबर 3 भी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल करेंगे, अगर वक्त मिला तो साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेंगे। सही है, शुरू करें। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि हमारे पास फोर्सेस हैं P1 P2 अप टू P6 तक। ये एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। ये सारी फोर्सेस जो हैं ऑर्डर फॉर्म में ली गई हैं, यानी P1 के बाद फौरन P2 तरतीब के साथ। कहता है कि शो डैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये फोर्सेस क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी अगर हम किस फॉर्म में इसे रखें? समेशन P इज इक्वल टू 0, ये सम ऑफ फोर्सेस 0 की इक्वल है, एक बात ये होगी। और दूसरी P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 इक्वल टू P5 माइनस P2 हमारे पास आ जाए। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। नोट ये है कि the system of the forces will be in equilibrium. The system of the forces will be in equilibrium. यानी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है ये कंपोनेंट्स का, और y इज इक्वल टू 0 के आ जाए, यहाँ फिर टोटल g ही हमारा किस चीज़ के इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। चले जी, अब शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.17 है और एग्जाम्पल नंबर है उसकी 2 हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हेक्सागोन, बना लेते हैं 6 साइडेड फिगर बनाते हैं, ठीक है। 2 साइडें ऊपर, एक ऊपर साइड आ जाएगी और एक साइड हम ले लेते हैं इसकी नीचे वाली साइड पे। अब ये कुछ इस तरह से और ये कुछ फिर नीचे इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हम ड्रा कर लेते हैं। तरीके से आ गई और दूसरी हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर के बाद अब सारी की सारी फोर्सेस हम ड्रा कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स को नाम दे लो, A B C D, इसके बाद E, फिर F। क्या आ गया? हम कॉर्नर्स के नेम हो गए। सेंटर में इसका क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर सेंटर होगा इसका O। सही होगी बात। यहाँ पर उसने कहा था कि फोर्सेस लग रही हैं ऑर्डर फॉर्म में P1 P2, डायरेक्शन भी शो कराते चले जाना, P3, उसके बाद P4, ठीक है। इसी तरह P5 और सबसे एंड पे हमारे पास आ जाएगी P6 आ गई। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका याद रखना कि एंगल जो है यहाँ पर एंगल बन रहा होगा 60 का, जबकि एक साइड का दूसरी साइड के साथ जो टोटल ये होगा 60 का,
जबकि ये जो टोटल एंगल है मेरे पास ये होगा 120 डिग्री का। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सारा चलेगा कि एक साइड का दूसरी साइड के साथ एंगल कितना बनता जाएगा, 60 डिग्री का ही बनता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, बात ये होगी। नाउ टेक एक्स एक्सिस, टेक एक्स एक्सिस एंड रिजॉल्विंग द forces along and perpendicular to x axis। बस ये होगी। एक बार याद रखना, इस चैप्टर के अंदर खास तौर पे जिन चीज़ों का ख्याल रखना है ना, ये जो डायग्राम बनानी है ना, डायग्राम के कॉर्नर के जो एंगल बनने हैं ना, इनको तो खास तौर पे मलहूज़े खातर रखना है। ठीक है, अगर एंगल गलत मलत हुए, वजह क्या है, जब हम x वाले कंपोनेंट लिखने हैं ना, तो x के जब कंपोनेंट्स हम लिखते हैं तो वो जो काज आता है, तो काज के एंगल लगना होता है। मसलन अभी हमने P1 को लिया है अलोंग x एक्सिस, लिहाजा ये मेरा बन गया x एक्सिस, इसका एंगल कितना बनेगा x एक्सिस के साथ 0 डिग्री, इसका मतलब P1 cos 0 डिग्री बनेगा। इसी तरह P2 हम लिखेंगे P3, सारी की सारी। अब एंगल जो बेस बनेगी मेरी ये बनेगी। अब ये P1 के साथ एंगल कितना बना रही है, P1 के साथ नहीं, दरअसल x एक्सिस के साथ P2 एंगल कितना बना रही है, ठीक है। इसी तरह इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीचे ले गए हैं, तो ये भी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी। ये डायरेक्शन के हिसाब से भी बात होगी। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो 180 का एंगल बन जाएगा यहाँ, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसी तरह हमने इन सारे की सारी साइड्स का क्या करना है, एंगल लाजमी तौर पर हमने देखना है, अथवा मामला सारे का सारा गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो रिजॉल्व कर लेते हैं लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर। तो जो लॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्स वाले होते हैं, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वाई वाले कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू, हम लिखेंगे P1 cos ऑफ 0 डिग्री, P1 cos ऑफ 0 डिग्री नंबर 1 पे आ गई। नंबर 2 पे चेक करते जाना सारे के सारे। P2 पहले भी मैंने बता दिया एंगल बनता है 60 का cos ऑफ, तो दो कंसेक्टिव साइड आपस में एंगल इतना बना रही है, लेकिन उसका बेस के हिसाब से एंगल जारी सी बात है क्या होगा, डिफरेंट होता चला जाएगा। प्लस P3 cos ऑफ 120 डिग्री प्लस P4 cos ऑफ कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 180 डिग्री का बनेगा। इसी तरह प्लस P5 cos ऑफ कितना आ गया मेरे पास 240 का, ऐड करते चले जाओ आगे 60। ठीक है, प्लस P6 क्लास में जब टाइम्स ना आए तो फिर ऐसे ही हुआ करता है, प्लस P6 cos ऑफ 300 डिग्री। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, और इसी तरह y मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा P1 साइन ऑफ 0 डिग्री, P1 साइन 0 डिग्री प्लस P2 साइन ऑफ 60 प्लस P3 साइन ऑफ 120, P4 साइन ऑफ 180 प्लस P5 साइन ऑफ 240 प्लस P6 साइन ऑफ पूरा 300 हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो भाई हूँ अब इसे लिखना शुरू कर लो। तो P1 ही आ जाएगा, 60 पे cos कितना होता है भाई, 1/2, cos 60 पे 2 होता है या 2 होता है, बस चुप हो जाओ आप लोग। P3 -1/2, P4 -1, P5 -1/2। अच्छे तरीके से याद कर लो भाई इन्हें, नहीं तो कैलकुलेटर पेपर में साथ ले जाना। P6 300 पे 1/2। इसी तरह y इक्वल टू आ जाएगा P1 0 हो गया प्लस P2 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस P3 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, ये भी रहेगा।
क्योंकि ये चला गया किस में, सेकंड क्वाड में 120 पे, तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। प्लस P4 0 आ जाएगा, प्लस P5 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, यार रिपीटेड वैल्यू सारे 60 के मल्टीपल जो हैं, प्लस P6 ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा इन्हें लिख लो, इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू आ जाएगा P1 और माइनस P4 इकट्ठे कर लो एक जगह पे, क्योंकि उनके साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। इसी तरह 1/2 के हिसाब से कर लो, प्लस 1/2 P2 प्लस P6 आ जाएगा। इसी तरह माइनस वाले के हिसाब से माइनस 1/2 P3 प्लस P5 आ गया मेरे पास। इसी तरह y वाले भी, तो y वाले के अंदर मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2 सब में कॉमन ही बाहर रख लेते हैं, और प्लस वाली हमने एक साइड पे इकट्ठी लिख ली। P2 और P3 मेरे पास मौजूद है, जबकि माइनस यानी मैंने माइनस वाला स्क्वायर रूट 3/2 कॉमन ले लिया साथ ही। P5 प्लस P6, बाकी मेरी जो वैल्यू है दो वो क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नोट भी मैंने शुरू में लिखवा दिया था कि सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी यही बात की, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम तो हमारा है इक्विलिब्रियम में, जिसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू भी मेरा 0 है और y इक्वल टू भी 0 ही होगा। ठीक है, तो चलें फिर लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P1 माइनस P4 इम्प्लाइज डैट P1 माइनस P4 प्लस 1/2 P2 प्लस P6 माइनस 1/2 P3 प्लस P5, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसी तरह फिर स्क्वायर रूट 3/2 इंटू P1 प्लस P3 माइनस P5 प्लस P6, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों के क्वेश्चंस का नाम देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम हमने देख रख लिया। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालना कदरे आसान है। वहाँ पर 3 वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज हमने इकट्ठी कंबाइन की हुई हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट 3/2 उस तरफ जाके 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू ही हमारे पास मौजूद है। तो ये आ जाएगा P1 प्लस P3 इज इक्वल टू निकल आएगा किस चीज़ के, P5 प्लस P6 के। क्लियर होगी बात? ठीक है, एक बार ये होगी। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से अब P1 माइनस P4, उसके बाद हमारे पास मौजूद है ये सारे के सारे 0 के इक्वल पहले से मौजूद है। P1 माइनस P4 प्लस हाफ P2 प्लस P6 माइनस हाफ P3 प्लस P5, ये 0 के इक्वल पहले से ही मौजूद है। तो ज़रा इसे एक बार लिख लो ताकि हम इसे थोड़ा सा मज़ीद आगे सॉल्व कर ले। तो ये थी मेरे पास वैल्यू P1 माइनस P4 प्लस 1/2 P2 प्लस और आगे P3 प्लस P5 इज इक्वल टू क्या था, 0 के। ठीक है, तो P1 माइनस P4 साइड पे रहने दो और 1/2 साइड पे कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, P2 माइनस P3, तरतीब से ज़रा लिख लेते हैं हम, P2 माइनस P3, क्योंकि मैंने वो जो पीछे भी वैल्यू निकाली है ना P5 प्लस P6 की, वो अभी ज़रा यूज़ कर लेते हैं यहाँ। P2 माइनस P3 एक बात होगी, प्लस P5 लिख लो या P6 माइनस P5 इज इक्वल टू किसके रहेगा, 0 के आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब ये फिर वैसे का वैसे P1 माइनस P4 प्लस 1/2 P2 माइनस P3, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो बाहर तो अंदर आ जाएगा P5 माइनस P6 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। हाँ भाई, क्लियर होगी बात? यस सर। बट P5 माइनस P2 इज इक्वल टू किस चीज़ के हमारे पास, P माइनस P6
5 माइनस P2 ये इज इक्वल टू है मेरे पास किस चीज़ के, P3 माइनस P6 के। ठीक है, अच्छा जी, तो P2 माइनस P3 मेरे पास अब मौजूद है, जबकि सॉरी हमने इसे यहाँ पे क्या लिखा है, P2 माइनस P3 लिखा है, माइनस P5 माइनस P6 लिख ले। ठीक है, इसे थोड़ा सा और अरेंज करो, एक स्टेप में और अरेंज कर ले इसे, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P4, ताकि यही वैल्यू बन जाए जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, P3 माइनस P6 बना लेते हैं, प्लस 1/2 अंदर आ जाएगा मेरे पास P6 माइनस P3 माइनस P5 माइनस P2, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। तो P5 माइनस P2 आ गया इक्वल टू P3 माइनस P6 के। ठीक है, तो P3 माइनस P6 की जगह भी हम सॉरी P5 माइनस P2 की जगह पे ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आ गया P1 माइनस P4 प्लस 1/2 P6 माइनस P3 माइनस P3 माइनस P6 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ये मामला हो जाएगा बाद में। P1 माइनस P4 प्लस 1/2, हाँ जी अब क्या लिखे इसे, P6 माइनस P3 प्लस कर लें अब, प्लस हो जाएगा ना ये, प्लस P6 माइनस P3 इज इक्वल टू 0 के। अब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम वैल्यू आ जाएगी, P1 माइनस P4 प्लस 1/2 इंटू 2 टाइम ऑफ P6 माइनस P6 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। तो कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा P1 माइनस P4 प्लस P6 माइनस P3 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ से। तो यहाँ से इम्प्लाइज डैट P1 माइनस P4 इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, दूसरी साइड पे जाकर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो P3 माइनस P6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे मेरी क्वेश्चन नंबर 4 कैसे नाम देते, क्या हमने अभी तक 3 किसी को नाम दिया हुआ? यस सर, इसे क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देना था हमने, इसी को देना है। P जो हमारे पास सही थी कौन सी, P3 माइनस P6 इज इक्वल टू P5 माइनस P2, कहाँ पे गई है? नहीं, इसके बाद वाली है हमारे पास, चलो कोई नहीं मसला। P3 माइनस P6, अच्छा जी, तो हम इसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, P5 माइनस P2, ठीक है, इज इक्वल टू P3 माइनस P6, इसे क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसे क्वेश्चन नंबर हम नाम देते हैं 4 का। ठीक है, तो फ्रॉम क्वेश्चन 3 एंड 4, 3 एंड 4 वी गेट, हाँ जी कुछ कॉमन है दोनों में, P3 माइनस P6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो P1 माइनस P4 इज इक्वल टू आ जाएगा P3 माइनस P6, क्योंकि दोनों में कॉमन है, सेंटर में आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा P5 माइनस P2 के। ठीक है, ये तो होगा ना मेरे पास एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने ये कही थी प्रूव करनी है कि समेशन P इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब जरा वो कर लेते हैं। नाउ टेक द मोमेंट अबाउट द पॉइंट O, नाउ टेक द मोमेंट about the point O। ठीक है, अबाउट पॉइंट O का मोमेंट ले लेते हैं। तो मोमेंट का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेसिकली तौर पर टार्क है। ठीक है, टार्क हमारे पास क्या है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन टू द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो उसे हमें नाम देना किस चीज़ का, D के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। तो मोमेंट को हम शो करवाएंगे G के साथ, तो वो आ जाएगा मेरे पास P1 फोर्स, पहली फोर्स के लिए D प्लस P2 दूसरी के लिए भी D, क्योंकि सब के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या सेम ही है, P3D प्लस P4D प्लस P5D प्लस
60। अगर किसी को समझ ना आए तो तकरीबन 9वां या 10वां लेक्चर है, ठीक है, तो देख सकते हो बड़े आराम के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स और कपल के सारे प्रूफ गालबन पहले कर लिए हुए हैं। उसके बाद हमें ये बातें लिखनी है और ये बातें ऐसे नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो वेयर डी के बारे में लिख लेते हैं। वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ईच सिंगल फोर्स, हर फोर्स की तरफ, ठीक है। सिंगल फोर्स कह लें या हर साइड के हवाले से कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अगली बात, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम अब जब इक्विलिब्रियम में है, इसका देयरफॉर जी मेरे पास किस चीज़ के मूवमेंट जो है जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हो कि हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम तभी आता है, दो कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है सम ऑफ फोर्सेस जीरो के इक्वल आ जाए और दूसरी हमारे पास सम ऑफ टार्क जीरो के इक्वल आ जाए या सम ऑफ मूवमेंट जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यही बात फिर यहाँ पे भी होगी। तो जी इक्वल टू जीरो है, जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम फोर्सेज का सम बेसिकली तौर पर किसके इक्वल है, जीरो। तो डी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो डी हम साइड पे रख लेंगे, तो हम लिख लेंगे समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू किस चीज़ के, जीरो के इक्वल आ जाएगा। या जर्नलाइज हम लिख लेते हैं कि समेशन पी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। वेयर डी मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये थे मेरी एग्जाम्पल नंबर 2 और इसका हमने प्रूफ हम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे जी, आगे हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 3 के हवाले से। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे, कह रहा है कि प्रूव डेट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन अ प्लेन, कोई भी सिस्टम जो है किनका फोर्सेस का किसी प्लेन के ऊपर वो इक्विवेलेंट होगा। याद रखना उसने बात क्या की है शुरू में, प्रूव डेट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, बहुत ज्यादा फोर्सेस है, ठीक है, किसी प्लेन के ऊपर लग रही है, वो क्या है, इस इक्विवेलेंट 3 फोर्सेस, इक्विवेलेंट मतलब बराबर है, इक्विवेलेंट बराबर होंगी, वो सुटेबली चूजन, ठीक है, चूज की गई 3 फोर्सेस के इक्वल होंगे, जिनमें एक एक्स, दूसरी वाई और तीसरी जी है। और ये तीनों साइड जो होगी कहां पर लग रही होगी, आमतौर पर अलोंग द ट्राइंगल, यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल के अलोंग लग रही होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव करें इफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कपल, कहता है कि अगर वो सिस्टम जो है फोर्सेस का जो सिस्टम है क्या फॉर्म करे, एक कपल फॉर्म करे, तो हमारे पास जो रेशो है एक्स ओवर बी सी, यानी ये रेशो किस चीज को जाहिर कर रही है, प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रही है, प्रोपोर्शन होने को शो कर रही है, तनासब में है, यानी एक्स फोर्स जो है ये साइड बी सी के प्रोपोर्शन है, वाई जो है सी ए के प्रोपोर्शनल पे है, जबकि जी जो है ए बी के प्रोपोर्शनल पे है। और ये किसके इक्वल होगी मेरे पास, जी के, जी मेरे पास क्या है, मूवमेंट है, या क्योंकि मूवमेंट क्रिएट हो रहा है ओवर 2 टाइम ऑफ ट्राइंगल के। चलें इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वेयर उसने नीचे लिख दिया है कि ये सिंबल किस चीज की हमारे पास, इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, को किसी ट्राइंगल के एरिया को शो कर रही है। क्लियर होगी बात, ठीक है। स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर ले एक बार। हमने ये कहा है कि प्रूव डेट एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कोई भी सिस्टम है फोर्सेस का, बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं किसी भी प्लेन के ऊपर, तो वो इक्विवेलेंट होंगे किसके, 3 फोर्सेस के, एक्स वाई जी को उसने नाम दे दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर जनरलाइज ये थ्योरम भी बन सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम एज एग्जांपल ही सॉल्व कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इन द प्लेन, प्रूव ये करना है कि ये किसके इक्वल होंगे, कपल के इक्वल होंगे। कब, अगर ये कपल हैं तो ये इस चीज के रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इसे शो करवाएंगे, यानी हर फोर्स जो है प्रोपोर्शनल पे होती है उसी रेलेवेंट साइड के परसायत, ठीक है, जो साइड होती है उसी के साथ वो प्रोपोर्शनल में होती है। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यानी हमने कुल मिला के बात ये हुई कि हमने प्रूफ ये करना है एक्स और बी सी, एग्जाम्पल नंबर है 2.17 की कितने नंबर एग्जाम्पल है, 3।
पेज नंबर गालवन बुक के ऊपर है 40, पेज 40। अच्छा जी, तो प्रूव हमने ये करना है एक्स ओवर बी सी इज इक्वल टू वाई ओवर सी ए इज इक्वल टू जी ओवर ए बी। ये किसके इक्वल आएगा? जी ओवर 2 टाइम ऑफ ट्राइंगल। अच्छा जी, एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक सिस्टम मौजूद हो फोर्सेस का, एक फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक कपल और एक सिंगल फोर्स में। थोड़ा सा अगर याद हो, थ्योरम का नाम था रिडक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है, टुगेदर विद अ कपल एंड अ सिंगल फोर्स। कि एक फोर्स को हमने रिजॉल्व किया था, याद करो, जब पॉइंट ओ पर फोर्सेस लग रही थी और दूसरी फोर्स पॉइंट ए पर, ए वाली को उठा करके हम ओ पर लेके आए थे और हमने कहा था यहाँ पर एक कपल फॉर्मेशन होगी, एक फोर्स लग रही थी और साथ एक कपल की फॉर्मेशन होगी थी, ठीक है। तो थ्योरम का नाम था रिडक्शन ऑफ अ फोर्स टुगेदर विद अ कपल एंड अ फोर्स, ठीक है। तो यही बात है, यहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कपल क्रिएट होना चाह रहा है। तो हमने फिर यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास है क्या फोर्सेज, फोर्सेज से क्या बन रहा है? कपल बन रहा है, ठीक है। तो हमने फोर्सेस टुगेदर विद कपल की बात करनी है, ठीक है। तो ये है रिडक्शन ऑफ फोर्स और इसका हमने कन्वर्सली भी किया था, ठीक है। कपल भी वही काम करेगा जो एक सिंगल फोर्स काम करेगी, ठीक है। लेकिन उस सिंगल फोर्स की वजह से मूवमेंट पैदा होना चाहिए। याद रखना कि एक अकेली फोर्स जो है ना, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही हो, वो कभी भी कपल अपना मूवमेंट नहीं लेके आ सकती। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मूवमेंट के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना जरूरी है, अच्छा, ठीक है। जिस तरह मैंने कई बार दरवाजे की मिसाल पहले भी दे चुका हूं। तो चले हम बात शुरू करते हैं। एज वी नो डैट a system of the forces ठीक है, can be reduced into a force, into a single force भी कह सकते हैं, into a force together with a couple, with a couple, ठीक है। लेट द सिंगल फोर्स बी आर। वही बात मैंने कह दी कि हम यहां पर सिंगल फोर्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आर इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट है तमाम फोर्सेस का, ठीक है। फिर ही वो सिंगल फोर्स शो करवा सकती है। लेट द सिंगल फोर्स, हमारे पास जो सिंगल फोर्स है वो क्या है? बी आर, ठीक है। एंड अ फोर्स ऑफ अ कपल और कपल पैदा करने वाली जो फोर्स है वो मेरे पास क्या है? एक्स है। और ये लग कहां पे रही है? अलोंग द साइड बी सी, जिस तरह उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर कह दिया हुआ है, अलोंग द साइड बी सी पर लग रही है, ठीक है। सेम एंड ऑपोजिट फोर्स, एक बात ये होगी, सेम उस जैसी ही और मगर ऑपोजिट फोर्स, ठीक है, एक्ट कर रही है कहां पर? एट द पॉइंट ए। मैं यहां पर एक बात जरा आप लोगों को वाज़ेह करवाता चला जाऊं। देखो, फोर्स जब किसी साइड पर लगती है ना, ठीक है, और उस जैसी ही एक फोर्स किसी पॉइंट पर लगे तो ये कपल फॉर्मेशन होती है। ये जो सिंगल फोर्स थी, ये जो साइड के ऊपर लग रही है, याद रखना कि ये स्ट्रेट लाइन फोर्स है, सिंगल फोर्स है, ठीक है। जैसे ही फोर्स दूसरी लगी किसी पॉइंट ए पर, किसी कॉर्नर पर लग रही है, मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहां पर एज शोन इन फिगर। तो डायग्राम के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मजीद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूं। एज शोन इन फिगर, देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल बना लेते हैं। ये रही, इसके साथ हमारे पास ये रही साइड
तीसरी साइड कुछ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इससे नाम दे दें ए बी सी का, और सेंटर में इसका हाफ भी ड्रा कर लें, ये आ गया। इससे आप नाम दे दें डी का, ठीक है। इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है एक्स। मैंने ऐसे क्यों बनाया, वजह ये है, एक फोर्स बी सी के अलोंग लग रही है, दूसरी फोर्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि कपल की फॉर्मेशन के लिए हमेशा मेरे पास क्या होना चाहिए, टू पैरेलल बट ऑपोजिट फोर्सेस, दो मतवाजी लेकिन मुखालिफ सिमत में लगने वाली फोर्सेस, यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस का होना जरूरी है, अनलाइक नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं, अनलाइक पैरेलल ही होनी चाहिए। लाइक पैरेलल ये होती है कि जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल हो। अनलाइक पैरेलल क्या होती है, हो तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, अनलाइक पैरेलल, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो जबकि बी सी की साइड पर लॉन्ग फोर्स लग रही है मेरे पास, एक इस डायरेक्शन में बी टू सी लग रही है, इसका मतलब है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फोर्स लगेगी वो इस पॉइंट पे बन सकती है। यहां पर तो मैं लगा नहीं सकता फोर्स, तो मेरे पास ये पॉइंट क्या हो गया, फिर फिक्स हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बाहर की जाना भी होगी, उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल ही होगी, ठीक, अनलाइक पैरेलल कह लो या फिर एंटी पैरेलल कह लो। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसी पॉइंट पर मेरे पास एक फोर्स लग रही है, जिस तरह हमने अभी बात की है कि द सिंगल फोर्स बी आर एंड अ फोर्स ऑफ अ कपल एक्स अलोंग द साइड बी सी, ठीक है। तो मेरे पास दो फोर्सेस लग रही थी, एक पॉइंट ए पर, एक को हमने क्या नाम दे दिया एक्स का, और दूसरी फोर्स भी इसी पॉइंट पर लग रही है, वो वल्लाह आलम किस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन हम उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन शो करवा देते हैं कि ये मेरे पास आर फोर्स लग रही है। इसका इस्तेमाल हम करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। देखो ये है क्या, पहले ये भी याद रखना, ये बेसिकली तौर पर रिजल्टेंट है, ठीक है। वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का क्या है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर तो हमने सिस्टम भी शो नहीं करवाया, ठीक है। तो लिहाजा उसका रिजल्टेंट शो करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने इसका रिजल्टेंट किस जगह पे शो करवा रहे हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसलिए मैंने रिजल्टेंट इसका इस पॉइंट पर शो करवा लिया, लेकिन वो लग ए पॉइंट है, ठीक है। वजह मजीद वजह भी सुन लो, और वो ये बन जाए क्योंकि ये वाली फोर्स कपल क्रिएट कर रही है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स यहां पर लग रही है, लिहाजा या तो यहां पर लगाओ फोर्सेस साइड पर, तो वो तो हम लगा नहीं सकते, क्यों, रिजल्टेंट किसी एक पॉइंट पर होता है, जी सर, बिल्कुल, ठीक है। एक पूरी लाइन के ऊपर तो रिजल्टेंट नहीं आने लगा, किसी एक पॉइंट पर रिजल्टेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। इसलिए फिर मैंने पॉइंट ए पर लिया बजाय इसके कि मैं पॉइंट बी सी पे लेता हूं। क्लियर होगी बात, क्या रिपीट करूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है। इसलिए मैंने रिजल्टेंट यहां पे शो करवाया क्योंकि इसका सिस्टम भी हमारे पास शो अप नहीं हुआ। हाँ, हमें वो तीन फोर्सेस शो करवाई गई हैं जो कि साइड के अलोंग लग रही हैं। क्लियर होगी बात, चलेंगे आगे। अच्छा, तो एक्टिंग एट द पॉइंट ए, नो द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट ए, नो द फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट ए, acting at the point A has the resultant ठीक force P in the direction of AD, ठीक है, such that, अब यहां पे ये चीज देखो, फोर्स P जो है ये मेरे पास है लैम्डा प्लस म्यू इंटू AD के। अब ये बात भी समझा दो, ये क्या है, लैम्डा म्यू थ्योरम है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बाद में जो अभी लिख रही है, लेकिन जरा नीचे बताओ कि D मेरे पास क्या है, वे D इज द पॉइंट, ताकि वो लैम्डा म्यू थ्योरम थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। वे डी इज द पॉइंट, ठीक है, सच दैट हमारे पास ये क्या कर रहा है, बी डी डी सी कितनी रेशो बना रहा है, म्यू रेशो लैम्डा, ठीक है। मेरे ख्याल से इस थ्योरम को यहाँ पर एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने लैम्डा म्यू थ्योरम समझना हो तो वो गारमेंट दूसरा तीसरा लेक्चर ही होगा, तो मेरे आराम से वहाँ पे देख सकता है कि मैंने ये बात देखी है कि फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ए पर हैज़ रिजल्टेंट फोर्स पी।
अब ये तो बताते खुद रिजल्टेंट है और ये एक फोर्स वैसे लग रही है। अब एक पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्सेज लगना शुरू हो जाए तो उनका रिजल्टेंट कोई और होता है। ओ से हमने क्या नाम दे दिया, पी का नाम दे दिया, ठीक है। एक बात ये होगी, अब ये फोर्सेज लग रही हैं इस तरह, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास फिर कि फोर्स पी जो है बेसिकली तौर पर दो साइड्स के ऊपर लगने वाले फोर्सेज के रेशियो के बराबर होगी। मसलन लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए टी, ठीक है। मसलन मेरे पास कुछ इस तरह की डायग्राम है, ये इस तरह, सही है। तो एक फोर्स अगर यहाँ पर लग रही है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी इसके प्रोपोर्शनल, और एक वैल्यू जो यहाँ पर लग रही है फोर्स उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये बनेगी लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगी, साथ क्या आ जाएगा मेरे पास ए डी के रेशियो, ठीक है। और इन दोनों का जो सम है वो ये लाइन बनेगी ए डी वाली, तो इसलिए इसे हम लिखते हैं लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए डी, जिस लाइन के अलोंग लग रही होती है। ये भी प्रोपोर्शनैलिटी को शो करवाती है। अगर मजीद किसी ने समझना हो तो वो पहले लैम्डा म्यू थ्योरम देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो नाउ बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगी कि P इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। मैंने पहले भी बात कर दी कि P क्या की बार दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। P इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कौन कौन सी जनाब, लैम्डा ए बी और म्यू ए सी, लैम्डा ए बी। अब यार जरा यहाँ पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना, जब मैं कभी साइड अकेली लिखता हूँ उसके ऊपर ये सिंबल नहीं डालता, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर मैं कोई साइड पे कोई वैल्यू वगैरह साथ लिखता हूँ तो फिर ऊपर मैं साइन डाल देता हूँ। वजह ये बनती है कि ये एक स्केलर वैल्यू है जिसे आप उर्फ आम में मैग्नीट्यूड भी कहते हो। जब किसी चीज के साथ उसका मैग्नीट्यूड शो करवा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वेक्टर को शो करना शुरू कर देता है, ठीक। इसलिए जब सिंगल फोर्स साइड को हम लिखते हैं तो वो सिंपल मैं ए बी लिखता हूँ, ठीक है। या किसी लाइन सेगमेंट को शो करवाए तो ऊपर एक बार डाल देता हूँ सिंपल। लेकिन जब वो बकायदा उसके साथ इस तरह कोई वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं आ जाता है, तो हम उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, फिर वेक्टर की सिंबल डाल देते हैं कि अब ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है पेपर में मेहरबानी करके ना करते रहना बैठ के। तो ये आ गया मेरे पास लैम्डा ए बी आ गया, एंड दूसरी चीज मेरे पास क्यों कौन सी आ जाएगी, म्यू ए सी के अलोंग आ जाएगी, म्यू ए सी अलोंग दिस साइड्स along the sides A B। अब देखो उसने वादे कर रहा है फिर along the sides A B and A C respectively, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं लेट x, अभी तक हमने बात कर ली क्या हुई, x की बात हो गई, वाई जी हमने लेनी है क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें वाई जी मौजूद है, जो कि सी वाई जो सी ए के लॉन्ग है, जी जो ए बी के लॉन्ग है, ठीक है। तो लेट वाई इज इक्वल टू, उसने लिखा हुआ है अलोंग सी ए, हमने लिया है अभी अलोंग ए सी, ठीक है। लिहाजा हम यहां पर क्या करेंगे, फिर वाई जो फोर्स है इसके बारे में हम कह देंगे नेगेटिव साइन हो जाएगा, ऑपोजिट है किसके, सी ए के, ठीक है। इसी तरह एंड जी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा, ये बात ठीक है अपनी जगह पे, लैम्डा ए बी आ जाए, क्लियर होगी बात। अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं। सो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो द सिस्टम इज बराबर है, इक्विलिब्रियम में इक्विवेलेंट लिखते हैं, इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसके है, टू द थ्री फोर्सेस, थ्री फोर्सेस, ठीक, एक्स वाई एंड जी अलोंग द साइड्स। असल रिजल्ट तो बनाने वाली बात है ना, अभी पीछे पड़ी हुई, अलोंग द साइड्स। हाँ जी, मेरे पास साइड्स कौन सी हैं, बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ द ट्राइएंगल ए बी सी आ गया मेरे पास,
ठीक है, चलें जी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। लेट एच ए, एच बी एंड एच सी, तीन हम लेंथ्स ले लेते हैं हर वर्टेक्स के ऑपोजिट। हर वर्टेक्स के ऑपोजिट हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। मसलन जिस तरह ये इस वर्टेक्स के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर, इसे एच ए का नाम दे देंगे। इस वर्टेक्स के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर एच सी का, इसे एच बी का नाम दे। तीन हमने क्या शो करवा लेना, शो नहीं यहाँ पे करवाने, हमने लिख लेने हैं। तो हमने 3 परपेंडिकुलर्स ले लिए, ठीक है, हर साइड के ऊपर, जो कि हमारे पास आ रहे हैं प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी ही प्रूव करनी है। तो लेट एच ए, एच बी एंड एच सी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कहां से, फ्रॉम वर्सेस टू दी ऑपोजिट, यानी हर वर्सेस के वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करवा ली है। अब गौर करना जरा, एच ए वाला जो है ये बन रहा है, इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, एक्स, ठीक है। इसी तरह ए बी के लॉन्ग फोर्स हमने लिख लिया, कौन सी लग रही है, वाई। इसी तरह इसके लॉन्ग कौन सी लग रही है, जी, यानी एच बी वाले के साथ जी, सी वाले के साथ मेरे पास वाई वगैरह आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स एच ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो वैल्यू भी इनकी क्या होगी, इक्वल ही होगी, वाई एच बी इज इक्वल टू जी एच सी। तो ये किसके इक्वल होंगे, जी के मूवमेंट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि फोर्स किसी और पॉइंट पे लग रही है, रोटेशन किसी और पॉइंट पर हो रही है, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। बट बी सी, एक्स लग रही है बी सी के लॉन्ग, तो ये आ गया वैसे के वैसे एच ए इज इक्वल टू सी ए एच बी, और इज इक्वल टू, अगर याद वैसे नहीं होता तो कुछ इस तरह कर लो, अगर ए एच ए आ गया तो वो बी सी के लॉन्ग लग रही है, एच बी आ गया तो सी ए के लॉन्ग लग रही है, ठीक है। इसी तरह एच सी किसके साथ लगेगी, फिर ए बी के, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 टाइम ऑफ ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगी। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लेना, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हाँ जी जनाब, क्या बनेगा ये और भाई अगर ये किसी को बात समझ ना आई तो अपनी अकल को खटकाओ और ध्यान करो। अगर हाइट और एक साइड को मल्टीप्लाई करें ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, हम पीछे प्रूव कर चुके थे। इधर दिमाग ना घुमाते रहना अपना, पता नहीं कहाँ से निकला है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दे, ताकि मैं पीछे से जाकर निकाल के फिर आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। मैंने ये पीछे प्रूव करवाया हुआ है ये, ठीक है, कि ये 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के होता है, ये शो करवाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो ये आ जाएगा एक्स ओवर, तो पीछे वाले लेक्चर जरा देख लेना, नहीं देखने तो फिर मुझे बता दो, मैं बता दूंगा निकाल के, वाई ओवर सी ए जी ओवर ए बी के, ठीक है। तो चौथी हमारे पास आ गई जी ओवर 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट निकला है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ले जरा।